हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं शेयर कैपिटल का चैप्टर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली थियरी, क्योंकि क्लास 12th के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट को समझने के लिए। और सीयूटी में तो भाई हाहाकार मच जाता है जब बच्चे थियरी पढ़े बिना चले जाते हैं शेयर कैपिटल चैप्टर की। तो बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि भाई ये चैप्टर क्यों जरूरी है और इसके पीछे कितने राज छुपे हुए हैं। तो चलिए आज हम पूरी की पूरी थियरी पढ़ेंगे और आप हल्के में मत लेना, बहुत कुछ इसमें इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सारी चीजें आपको सुन के अच्छा लगेगा कि हाँ यार बहुत बढ़िया चीज पढ़ी हमने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी होती क्या है। तो देखो, कंपनी जो है, कंपनी के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, इसके लिए कानून बनाया ताकि किसी के साथ धोखाधड़ी या फिर कोई घपला ना हो। तो इसलिए यहाँ पर क्या एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पर लाया गया था इसके लिए, और इसी के अंदर सारी बातें लिखी गई हैं। लेकिन हम साथ साथ बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं या जो भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कंपनी क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कह रहे कंपनी का मतलब होता है कंपनी, मतलब ऐसे देखो, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2(20) के अंदर ये बात लिखी है। आप सोचोगे क्या समझाया इन्होंने, कुछ नहीं समझाया, लेकिन कोई बात नहीं, हम अच्छे से समझ लेंगे। ये कंपनी का मतलब होता है कंपनी जो इस एक्ट में बनी है या फिर किसी प्रीवियस लॉ में बनी है। सर कोई प्रीवियस लॉ भी था? हाँ बिल्कुल, प्रीवियस लॉ था जिसको हम बोलते थे कंपनीज एक्ट 1956, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक, लेकिन ये डेफिनेशन पढ़ के हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। तो अभी हमें आगे देखना है कि प्रोफेसर हैने ने हमें एक डेफिनेशन दी जो फिर भी थोड़ी बहुत हमें समझ में आएगी एक नॉर्मल पर्सन को। क्या है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसकी खुद की अलग पहचान होती है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो सर ये जो प्रोफेसर हैने है ना, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने सारे के सारे फीचर्स को कंबाइन कर दिया और बोला जिसमें ये गुण पाए जाते हैं वो कंपनी। तो पहला गुण क्या बताया? कह रहे हैं आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये नेचुरल पर्सन नहीं होता। हम जैसा है, जैसे मोहन सोहन चिंटू मिंटू सीता गीता, ऐसा कोई नहीं है। ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको कानून ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ ने बनाया है ना इसको। हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसकी अलग पहचान है। किससे अलग पहचान है? इसके मेंबर्स से अलग पहचान है। अगर हम बात करते हैं इसी के कंट्रास्ट में पार्टनरशिप की, तो पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनर हैं तो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप पार्टनर्स के बिना कुछ भी नहीं है, तो उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन कंपनी के केस में लॉ के द्वारा बनाई गई है, आर्टिफिशियल पर्सन बनाई गई है, इस वजह से इसका अलग अस्तित्व होता है उनके मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स से। ठीक है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब नेवर एंडिंग, यानी ये जो कंपनी है, जो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये कभी भी ये इंपैक्ट नहीं होता इसका एग्जिस्टेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी एक्सेट्रा। और इसकी एक कॉमन सील भी होती है। कॉमन सील मतलब एक ठप्पा जिसको बोलते हैं, जो अफिक्स किया जाता है, स्टैंप जिसको आप बोल सकते हैं। जैसे एक इंसान के सिग्नेचर होते हैं, ऐसे ही कंपनी के केस में क्या होता है, कॉमन सील होती है। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम समझेंगे अच्छे से, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फीचर्स पढ़ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना कि कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ये 8 फीचर है जो आपको एक एक करके पढ़ने हैं, और बहुत सारे फीचर इसकी डेफिनेशन के अंदर आपको देखने को मिल ही गए हैं। तो चलिए डिटेल में भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आता है इनकॉर्पोरेशन। कहने का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन का मतलब बनाना है ना, रजिस्टर करना। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप बन जाती है कंपनी, या फिर दो लोग साथ में बिजनेस करने लगे तो बिजनेस हो गया, उसको कंपनी बोल सकते हैं। नहीं, इसको एक प्रोसेस के थ्रू क्या करना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएट की जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। एक प्रोसेस है, कहां पे बताई गई है ये प्रोसेस? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बताया गया, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस ऑफ अ कंपनी, जो कि इसी क्लास में पढ़ने वाले हम। ठीक, दैट इज the Companies Act, either under the present Companies Act 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। तो ये कहने का मतलब क्या है, जो भी कानून है उसके अंदर एक प्रोसेस बताइए, उसकी वजह से इनकॉर्पोरेट होती है। ऐसे वैसे इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, ऐसे वैसे कंपनी नहीं बन सकती। दूसरा हमने देखा सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सेपरेट मतलब अलग, लीगल मतलब कानूनी रूप से, एंटिटी का मतलब आइडेंटिटी यानी पहचान। तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कितनी बार बोलोगे भाई आर्टिफिशियल पर्सन? बता भी दो। चलो अगले में पढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ेंगे जब। ठीक है, तो अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। कि जो शेयर होल्डर हैं, जो मेंबर हैं, जो पैसा लगा के बैठे हैं, जो ओनर हैं इस कंपनी के, उनकी पहचान कंपनी से अलग होती है। हम जब पढ़ते थे कंपनीज एक्ट के बारे में, तो हमें ये जरूर बताया जाता था कि 4 मेंबर है कंपनी के, जा रहे थे मीटिंग के लिए, कार को बम से उड़ा दिया, मेंबर निपट लिए, तो उसके बाद क्या कंपनी अभी भी जिंदा है? हाँ भाई, अगर टाइगर जिंदा हो सकता है तो कंपनी भी जिंदा है।
ठीक है, क्योंकि कंपनी का क्या है, एक लीगल एंटिटी है सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जिससे हमें पता चलता है। फिर बात करते हैं आगे, थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, ये बात तो हमने देखी है, अभी बार बार 2 बार बोल चुके हैं। तो अब जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन, इसका फीचर है कि भाई कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो जो बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल पर्सन की, वो क्या है बेटा, इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस कंपनी कहाँ है, कहाँ है बताओ आप, आपने देखी है सर? उसके वो रिलायंस फ्रेश और पता नहीं हमने आउटलेट्स देखे हैं, रिलायंस कंपनी के शोरूम्स देखे हो सकते हैं, आपने बहुत कुछ देखा हो सकता है, रिलायंस कंपनी का ऑफिस देख लिया होगा, बिल्डिंग सी होती है, लेकिन आप बिल्डिंग देख, कंपनी कहाँ है? सर मैंने मुकेश अंबानी को एक बार देखा। अरे वो कंपनी थोड़ी है। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल जो पर्सन होते हैं वो इन द आईज ऑफ लॉ होते हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट तो कर ही नहीं रहे। ठीक है, इट कैन ओन प्रॉपर्टी। अब ये पर्सन तो है आर्टिफिशियल, भले ही कानून ने बनाया है, लेकिन ये क्या क्या कर सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ओन प्रॉपर्टी यानी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है कंपनी। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। कंडक्ट बिजनेस, अपना बिजनेस कर सकती है। स्यू और बी स्यूड फॉर इट्स डेट एंड एक्शंस, तो जो भी उधार लिया दिया गया है या फिर कोई एक्शन किया गया है उसके लिए ये केस कर सकती है और इस पर भी केस हो सकता है। यानी ये खाना खाना, सोना, ठीक है, और भागना दौड़ना, इसके अलावा, मतलब ये तो नेचुरल पर्सन ही कर सकता है। इसके अलावा जो ये वाले काम है, बिजनेस करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, केस कर देना एक दूसरे पे, प्रॉपर्टी खरीद लेना, ये कंपनी कर सकती है, नेचुरल पर्सन वाले काम नहीं कर सकती। ठीक, चलिए, तो ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर होगा। आगे देखते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अभी हम पढ़ रहे थे ना परपेचुअल सक्सेशन, सेम वही है। तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, अ कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, दैट इज इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, ल्यूनेसी और बैंक्रप्सी ऑफ इट्स मेंबर और शेयर होल्डर। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, अगर वो उनकी डेथ हो जाए या ल्यूनेसी यानी पागल हो जाए वो, या बैंकरप्ट हो जाए, कंगाल हो जाए, तो ऐसा होने से भी कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। द लाइफ ऑफ अ कंपनी कम्स टू एन एंड ओनली बाय वाइंडिंग अप, कि जब कंपनी वाइंड अप होती है तभी इस कंपनी की लाइफ का एंड होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, कि भाई कानून की जो प्रोसेस है उसके हिसाब से ही बनी थी कंपनी, कानून की प्रोसेस से, एंड होगा कानून की प्रोसेस से। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगला फीचर देखते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अभी इसी सेशन में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं भाई, टू बी कंटिन्यूड, मतलब टू बी कंटिन्यूड तो लिखना ही गलत है, कमिंग सून। तो ये टॉपिक कमिंग सून है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पढ़ते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर क्या है? देखो, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, शेयर का मतलब देखो क्या है कि अगर मैं कंपनी के शेयर खरीद रहा हूं, दैट मींस कि मैं उसकी इतनी बड़ी कैपिटल के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं कि भाई मैंने इतने शेयर खरीद लिए, मैं भी इस कंपनी का ओनर हूं, लेकिन इतने से हिस्से का। ठीक है, तो शेयर्स की फॉर्म में कंपनी की कैपिटल होती है, और जो मैं शेयर खरीद रहा हूं उसके ट्रांसफर, क्या मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूं? कि मैंने अगर रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा तो क्या मैं आपको बेच सकता हूं? हाँ, जो भी पब्लिक कंपनी होती है, हमेशा ध्यान रखिए, पब्लिक कंपनी के केस में जो शेयर्स होते हैं उनकी ट्रांसफरेबिलिटी फ्री हो सकती है, यानी फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, यानी प्राइवेट कंपनी का अगर केस देखें उसको छोड़ करके बाकी जो कंपनी बची, कौन सी बची? पब्लिक कंपनी ही तो बची, तो उसके शेयर जो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनीज रेगुलेटेड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, क्या क्या बोल जाते हैं ये, देखो मैं वही कह रहा हूँ, इसकी जो थियोरी है कंपनी की वो थोड़ी अजीब सी है कि यार थोड़ा ऐसा टफ सा होता है, दर्द सा होता है पढ़ने में, कितने डिफिकल्ट वर्ड, ऐसी लैंग्वेज जो समझ में ही ना आवे, है ना? तो वो वाली बात है, लप्पू सी लैंग्वेज है। चलो छोड़ो, सचिन को रोस्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनीज, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर की अगर ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें कि अगर मैंने कोई प्राइवेट कंपनी है उसका शेयर खरीद रखा है, तो उस केस में क्या मैं फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता? जी बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं, वो बात लिखी है उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सर ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? बेटा ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे बनाया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखो इस पॉइंट में कि जो पब्लिक कंपनी है उसके शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद रखा है तो मैं बिना अंबानी जी से पूछे आपको वो शेयर बेच सकता हूं विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर आता है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप के बारे में बात करें तो कंपनी के, देखो अब जैसे हम बार बार रिलायंस कंपनी का एग्जाम्पल लेकर के हम इस पूरे सेशन को चला रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, है ना, पढ़ने के पर्पस से ही पता चले आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद लो, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है,
मेरा कोई भी इसमें रोल नहीं है, मैं कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहा इस टाइम। तो मान लो भाई रिलायंस कंपनी के करोड़ों शेयर होल्डर हैं, सब जो शेयर होल्डर है दैट मीन्स वो छोटे छोटे मालिक हैं, यानी सब ने अपनी कैपिटल लगा रखी है, जो कैपिटल लगाता है वो ओनर होता है। तो उस केस में क्या हो गया भाई, अब 1 करोड़ लोग बोलें कि भाई मेरी कंपनी है, जो मैं बोलूंगा वो होगा, अरे भाई ओनर की ही तो चलती है। लेकिन अगर 1 करोड़ ओनर हो तो फिर तो पागल ही हो जाएंगे ना, फिर कैसे, किसकी सुनेंगे, सब एक दूसरे का सर फोड़ देंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, कंपनी का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि कंपनी का ओनरशिप अलग कर दिया और मैनेजमेंट अलग कर दिया। यानी जो ओनर होगा वो मैनेज नहीं करेगा, मैनेज कौन करेगा, उन्होंने जिन लोगों को, जिन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है, चुना है, वो इस कंपनी को मैनेज करेंगे और उनको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, अ कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर्स बट बाय देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सारे मेंबर मैनेज नहीं करते, लेकिन जो मेंबर चुनते हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव को, जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, वो चलाते हैं, वो मैनेज करते हैं। दस मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट, और इस वजह से ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब कैसे हो सर, मतलब फिर ओनर की नहीं चलती क्या? अरे ओनर की चलती है भाई, हर बार एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जब भी मीटिंग होती है तो भाई ओनर से ही पूछ करके मैनेजमेंट सारे काम करता है। तो जो भी बड़े बड़े मुद्दे होते हैं जो पूरे साल भर में करने वाले होते हैं, तो वो पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि ओनर नाम का ही ओनर है, नहीं, ओनर एक्चुअल में ओनर है, बट सिस्टम ऐसा बनाया गया है। ठीक, अगला पॉइंट आता है कॉमन सील, जो कि मैंने आपको बताया मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मे नॉट। ठीक है, इफ इट हैज अ कॉमन सील, अगर कंपनी का कॉमन सील है तो वो अफिक्स करेगी, ठप्पा मारेगी हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर जो कंपनी के हैं। तो ये सिंपल से फीचर्स थे जो हमने आराम से पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो मीनिंग में ही आ जाता है। पार्टनरशिप क्या, पार्टनरशिप एक रिलेशन जो एग्रीमेंट के थ्रू होता है। मोड ऑफ फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, एग्रीमेंट के थ्रू बनता है। लेकिन कंपनी जो है वो कैसे, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी गई है, उसके हिसाब से होती है। फिर अगर हम रेगुलेशन एक्ट की बात करेंगे, कौन सा एक्ट है जो पार्टनरशिप को चलाता है और कंपनी को चलाता है, तो पार्टनरशिप को चलाने के लिए द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, और कंपनी को चलाने के लिए क्या है हमारे पास, कंपनीज एक्ट 2013 है। ठीक है, फिर बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स की। तो पार्टनरशिप के केस में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए तभी तो मेंबर बनेंगे, और मतलब दो होंगे तभी तो वो पार्टनर्स बनेंगे। अकेला खुद का कोई पार्टनर कैसे बन सकता है? तो मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट नहीं पार्टनरशिप पे एक जोर लगा रखा है कि भाई अगर ये बड़ा होता गया तो कोई भी कंपनी नहीं बनाएगा, हर कोई पार्टनरशिप ही करेगा। तो इसलिए कंपनीज एक्ट के अंदर पार्टनरशिप के लिए एक बात तो ये लिखी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं। फिर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के केस में क्या होता है, अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 लोग होने चाहिए एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस कंपनी के मेंबर की लिमिट है ही नहीं, कोई भी पब्लिक कंपनी उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट है ही नहीं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की केस में। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम कितने लोग होने चाहिए भाई, 2 लोग होने ही चाहिए एज अ मेंबर, और मैक्सिमम इनके 200 लोग हो सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज जो मेंबर बने थे। और एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं 1% कंपनी। 1% कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम एक ही इंसान हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं, आराम से आप पढ़ के देख सकते हो, सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे, जो कि लायबिलिटी के बारे में बात करता है। तो पार्टनरशिप की बात अगर हम करें तो पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी कैसी होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है। इससे पहले हमने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, तो वहां पर भी क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर फर्म का डेट नहीं चुका सके फर्म की एसेट बेच करके भी, तो जो भी मेंबर्स हैं, ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, व्हाटएवर, वो उनके प्राइवेट प्रॉपर्टीज यानी उनके घर संपत्ति, बर्तन भांडे, वो बेच करके भी कर्जा चुकाया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी के बारे में बात करते हैं, नॉर्मली कंपनी कैसे होती है बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी के साथ होती है। ठीक है, और जिसको मैंने बताया लायबिलिटी के बारे में हम आगे आराम से बात करेंगे, बहुत ब्रॉडली बात करनी है। ठीक है, 5th पॉइंट पे आते हैं। 5th पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनरशिप के केस में, कि जो भी प्रॉफिट आया है वो एग्रीमेंट के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया उसके हिसाब से PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। एग्रीड। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी ऐसा एग्री नहीं करा या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो इक्वल रेशियो के अंदर यानी बराबर बराबर हर पार्टनर को दिया जाएगा वो मतलब प्रॉफिट। ठीक है, कंपनी के केस में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो, और जो डायरेक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, किससे पूछ करके, जो ओनर्स हैं उनसे पूछ करके। ओनर भी कौन से 2 तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर से पूछते हैं। तो जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है, देखो सिंपल सा अगर आपको मैं सिनेरियो दूं, आउटलाइन दूं,
तो जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है वो पहले जो भी हमारे खर्चे वगैरह होते हैं उसमें से निकल के जो प्रॉफिट बचता है वो पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है जो फिक्स्ड होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो फिर डिसाइड होता है कि कितना रिटेन करना है और जो बच गया प्रॉफिट उसका डिविडेंड बांटना है या नहीं बांटना है। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट बांटा जाता है शेयर होल्डर में, कंपनीज के शेयर होल्डर्स जो होते हैं, तो वो डिविडेंड कहलाता है। नाम सुन लो बेटा, डिविडेंड कहलाता है। पहली बार सुन रहे हो तो इसलिए अच्छे से सुनो, नहीं तो ये बहुत कॉमन वर्ड हो जाएगा आपके लिए आगे। ऑडिट के बारे में बात करते हैं। 6 पॉइंट आता है ऑडिट। तो ये ऑडिट क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है। तो ऑडिट का सिंपल सा मतलब होता है, ऑडिट मींस चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, ऑडिट खुद में एक सब्जेक्ट है, आगे चल करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ऑडिट मतलब चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, तो अकाउंट को चेकिंग करने की बात हो रही है। तो पार्टनरशिप और कंपनी के केस में ऑडिट होती है क्या? तो पार्टनरशिप की जहां तक बात करें, पार्टनरशिप कंपनी से एक छोटा फॉर्म ऑफ बिजनेस है और इसके अंदर देखा जाए तो कम लोग इन्वॉल्व होते हैं। 50 लोग तो मैक्सिमम हो ही सकते हैं, तो इसमें कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए इसका अकाउंट की चेकिंग इतनी जरूरी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा जुड़ता चला जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वहाँ पर चीज़ें मैंडेटरी हो जाती है। और कंपनी के केस में अनलिमिटेड लोग जुड़े होते हैं कंपनी से। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, पार्टनरशिप के केस में यहाँ पर अकाउंट की जो चेकिंग है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कंपनी के केस में मैंडेटरी है, मैंडेटरी कंपलसरी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है मैनेजमेंट का पॉइंट। तो मैनेजमेंट अभी हमने पढ़ा कंपनी के केस में। पार्टनरशिप के केस में क्या था कि जो पार्टनर्स हैं, जो ओनर हैं, वही मैनेज करेंगे। ठीक है, उनका राइट होता है कि वो मैनेज कर सकें। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, मैनेजमेंट अलग होता है जिनको हम डायरेक्टर बोलते हैं, और ओनर अलग होते हैं। ठीक है, फिर 8वां पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो पार्टनरशिप के केस में हमने सुना है कि हम किसी को भी पार्टनर नहीं बना सकते। अगर भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी पार्टनरशिप में कोई आए तो मैं डिसअलाउ कर सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टनर हो वो किसी को भी बिना बताए एकदम से उसकी जगह कल से कोई और नहीं आने लग जाएगा, तो कैन नॉट ट्रांसफर। पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर अपना शेयर है वो किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। फिर बात करते हैं कंपनी के केस में। कंपनी के केस में हमने बताया भी अभी कि प्राइवेट कंपनी के अलावा हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी, तो नॉर्मली जो शेयर होते हैं उनको हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फिर बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि पार्टनरशिप कौन सा बिजनेस कर सकती है। पार्टनरशिप कोई सा भी बिजनेस कर सकती है। क्या कंपनी कोई सा भी बिजनेस कर सकती है? नहीं। कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर छोटे छोटे क्लॉजेस लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे सिचुएशन क्लॉज। उसके अंदर क्या होता है कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कहाँ पे सिचुएटेड है, बेसिकली उसके बारे में बात हो रही है। लायबिलिटी क्लॉज, तो लायबिलिटी के बारे में बताया जाता है। फिर क्या बताया जाता है, कैपिटल क्लॉज, जिसके अंदर कितनी मैक्सिमम कैपिटल हो सकती है, कितना इशू करना है, सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। तो ऐसा ही एक क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब क्या है कि क्या लक्ष्य है, किस गोल के लिए, किस एम के लिए इस कंपनी ने अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया है। तो जब भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मैंने बोला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, यानी बनाने के टाइम पे कंपनी को बनाया जाता है, ऐसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी उसी टाइम पे बनाया जाता है जब कंपनी बन रही होती है। तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर पहले से लिखा होता है कि कंपनी जब बनेगी तो ये वाला काम करेगी। तो जो काम ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कंपनी वही बिजनेस कर सकती है और कोई बिजनेस नहीं कर सकती। फिर बात करते हैं वाइंडिंग अप की। तो वाइंडिंग अप यानी पार्टनरशिप केस में हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। आप लोगों ने शायद सेशन देख लिया होगा, डिसोल्यूशन की बात होती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप के केस में अगर डिसोल्यूशन होता है या वाइंडिंग अप जिसको हम बोले, तो वहां पर भाई देखो क्या होता है, वॉलेंट्री भी हो सकता है, एग्री, ठीक है, सारे पार्टनर एग्री करेंगे चलो डिसॉल्व करते हैं, हो सकता है कोर्ट भी ऑर्डर दे सकती है, तो होता है। ठीक है, तो वॉलेंट्री भी हो सकता है, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। कंपनी के केस में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि कंपनी बनती है एक प्रोसेस से, मतलब जो कंपनी लॉ है उसके प्रोसेस से, तो वाइंड अप यानी क्लोज डाउन भी होगी किसके प्रोसेस से, एक कंपनी एक्ट 2013 में जो प्रोसेस दिया गया उसी से होगी, तभी वाइंड अप हो सकती है। स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो अगर कोई पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो भाई जो मेंबर्स है उनका जो उनके ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस पे पड़ेगा, स्टेबिलिटी पे पड़ेगा। और कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, शेयर होल्डर चाहे मर जाए, चाहे इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी पे वो कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यूटी में चलती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दी। आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। तो आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं, समझ में भी आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा, कोई भी डाउट रहता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी की। जैसा कि मैंने आपको बताया 1% कंपनी के बारे में बोल दिया, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। तो सबसे पहली चीज तो मैं यही बताऊंगा कि दो ही तरह की कंपनी होती है, यहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो 1% कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनी ही होती है। समझ में आ रही है बात? तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। पहले 1% कंपनी, जिसको हम प्यार से अब क्या बोलेंगे बेटा, ओपीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओपीसी। ठीक है, इसके बारे में, ओपीसी के बारे में पढ़ते हैं। तो ओपीसी क्या है?
ठीक, तो यहाँ पे लिखा कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 262 में कि 1% कंपनी, मतलब ये जो एक्ट है डिफाइन करता है 1% कंपनी को एज 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज मेंबर। तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर एक ही मेंबर हो उसको 1% कंपनी बोलते हैं, और एक ही मेंबर रह सकते हैं, ज्यादा हो भी नहीं सकते। ठीक है, तो सर क्या ये सेक्शन वगैरह सब कुछ याद करना है? तो भाई अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, 12th क्लास की बात करें चाहे सीयूटी की बात करें, कुछ थोड़े बहुत सेक्शन है जो क्वेश्चन के थ्रू आप समझ जाएंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी इतना ध्यान मत दो, अभी कंसेप्ट को समझने में ध्यान दो। अब 1% कंपनी के बारे में डिटेल में आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। रूल ऑफ कंपनीज इन कॉर्पोरेशन, ठीक है, रूल 3 ऑफ कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल 2014, जिसमें बातें बताई गई हैं कि एक जो नेचुरल पर्सन होता है वही क्या कर सकता है बेटा, वही ओपीसी बना सकता है, तो कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बना सकता। ओपीसी यानी 1% कंपनी बनाने के लिए कौन बनाएगा? एक नेचुरल पर्सन, हम जैसा इंसान। ठीक है, लेकिन शर्त है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया में रहता हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे लिखा कैन फॉर्म 1% कंपनी, वो 1% कंपनी बना सकता है, या फिर वो नॉमिनी बन सकता है। जैसे एक बैंक अकाउंट होता है, तो अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपका कोई नॉमिनी भी तो होगा। ठीक है, ताकि अगर आपकी जगह किसी और को पैसा लेना पड़ जाए तो वो ले सके। ठीक, समझ में आ रही है बात? तो कोई भी इंसान 1% कंपनी बना सकता है, 1% कंपनी का नॉमिनी बन सकता है, बस तीन कंडीशन होनी चाहिए। तीन कंडीशन क्या है? कि वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और इंडिया में रहता हो। फिर और क्या बता है कि 1% कैन फॉर्म ओनली 1% कंपनी, यानी एक इंसान एक ही ओपीसी बना सकता है, या फिर वो नॉमिनी बन सकता है। या तो भाई तुम 1% कंपनी खोल लो, या तुम किसी 1% कंपनी के नॉमिनी बन जाओ। ठीक है, दोनों में से एक ही काम कर सकते हो। फिर इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल एक्टिविटी, चैरिटेबल पर्पस, कि भाई तुम भलाई, ठीक है, समाज सेवा के लिए 1% कंपनी नहीं खोल सकते, कुछ और कर लो। अलग तरीके के क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन होती है, अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, तो ओपीसी नहीं बना सकते बस। ठीक, इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो भाई कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बैंक नहीं होते, इसलिए इसको हम नॉन बैंकिंग बोल रहे हैं, नॉन बैंकिंग। ठीक है, तो नॉन बैंकिंग वो जो एक्टिविटी करते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो बैंक नहीं है लेकिन फिर भी बैंक वाली एक्टिविटी कर रही है। तो 1% कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकती। ठीक है, चाहे वो सिक्योरिटीज की बात हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, कुछ भी हो। फिर आता है इट्स पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 50 लाख। तो ये चेंज भी हो सकती है, इसलिए भाई यहाँ पे 50 लाख लिखा है, जब आप देख रहे हो शायद कुछ और हो गई हो। कानून है, कानून बदलता रहता थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलो, तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल बेटा कितनी? नॉट मोर देन 50 लाख। सर पेड अप कैपिटल क्या होती है? पेड अप शेयर कैपिटल बेटा ये भी आपको इसी सेशन में आगे पता चलेगा, जब हम शेयर कैपिटल की कैटेगरी पढ़ेंगे क्या क्या होती है। ठीक है, तो बनाया ही चैप्टर को ऐसा गया है कि भाई बहुत सारी चीज़ें बाद में समझ में आती है, तो उसको होल्ड में रखना पड़ता है। अच्छा ऐसा पढ़ा था, अच्छा उसका मतलब ये था, तो वैसा वाला। फिर पॉइंट आता है इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर। टर्नओवर मतलब अभी सेल समझो, है ना, सेल। तो जो इसकी एनुअल सेल है, एवरेज सेल जो है 3 सालों की, पिछले 3 सालों की, वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा होगी तो क्या होगा सर? 50 लाख से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होगी तो क्या होगा सर? तो बेटा इसको अपने आप को बड़ा करना पड़ेगा, ये 1% कंपनी नहीं रह सकती, इसको प्राइवेट बनना पड़ेगा या फिर पब्लिक बनना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके डायरेक्टर की। तो भाई मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? एक डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। सर मेंबर एक डायरेक्टर इतने सारे? हाँ बेटा, क्या करें। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। अब भाई इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जाएगा, मजा ही आता चला जाएगा। ठीक, तो अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इतना बड़ा नाम है, इसको प्यार से हम बोलते हैं एओए। ठीक है, आपने गोलमाल तो देखी होगी, एओए, तो ये वाला एओए है। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो कह रहे प्राइवेट कंपनी होती क्या है? तो कह रहे प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड होती है। सर ये एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड क्या है बेटा? एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो बताया गया है। सर कौन बता रहा है? हमें तो कोई बता ही नहीं रहा। क्या होती है बताओ ना। तो भाई देखो, 2 चीजें होती हैं, ये भाई बहुत एक्सक्लूसिव बातें बता रहा हूं मैं आपको, हर किसी को बताता नहीं हूं मैं। एक होता है एक्ट, एक होता है रूल। एक्ट मतलब आपका कानून, और कानून को चलाने के लिए रूल्स होते हैं। दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ बनाए जाते हैं। कानून है तो कानून का रूल भी होगा। जैसे अभी आपने देखा ना, कंपनीज एक्ट है तो कंपनी एक्ट के रूल्स भी है। कौन से रूल हैं? कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। ठीक है, ये भी कानून में ही आते हैं। तो ये कंपनी एक्ट को चलाने के लिए रूल्स भी अलग से बनाए गए हैं।
तो पता है सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा कि एक्ट को चेंज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे भाई सोसाइटी चेंज हो रही है तो ज़रूरतें बदलती हैं, इसलिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। पहले तो 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो अगर पहले के टाइम पे देखें तो भाई 1% कंपनी अगर होती उस टाइम पे तो 100 रुपये भी सेल उनकी बहुत बड़ी हो जाती, लेकिन आज 2 करोड़ है। अब आगे चल करके 2 करोड़ भी है ना बिल्कुल बहुत ही कम होंगे, तो आगे चल करके इनकी जो सेल होगी उसको भी उसकी लिमिट बढ़ा देंगे। तो देखो जो समय होता है उसके साथ बदलते रहना पड़ता है, चेंज होते रहना पड़ता है, इसलिए जो हमारा कानून है, जो हमारा एक्ट है, उसको चेंज होते रहना पड़ता है। तो एक्ट को चेंज करना आसान नहीं है, लेकिन रूल को चेंज करना कंपैरेटिवली आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए रूल्स के अंदर ये सारी चीजें प्रेस्क्राइब की गई, बताई गई हैं। तो एक्ट में तो सीधे सीधे लिख देते एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, लेकिन प्रेस्क्राइब जाकर के अगर हमें देखना है तो हम देखेंगे रूल में। आज की डेट में देख रहे हैं तो भाई हमें बता रखा, मान लो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल। 10 साल बाद जाके देखोगे तो वो रूल जो था वो चेंज हो चुका होगा कि भाई 5 करोड़ नहीं होनी चाहिए, 50 करोड़ होनी चाहिए। तो रूल चेंज करना आसान है, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ता है कानून को भी, ठीक है, समाज को चलाने के लिए। तो इसलिए जब भी आप एक्ट पढ़ोगे, एक्ट के अंदर आपको क्या चीजें दिखाई देगी, एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, तो उसका मतलब आप समझ जाओ कि आपको उसके लिए रूल्स जाकर के चेक करने उसी एक्ट के रूल। आई बात समझ में? तो इसलिए मैं भी यहाँ पे आपको नहीं बता रहा है कितनी होनी चाहिए, और पेपर में भी आएगी नहीं कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एक प्राइवेट कंपनी कितनी होती है, नहीं आएगी। बस इतना समझ लो एज में भी प्रेस्क्राइब्ड है। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो बताई गई उतनी होती है, कितनी हो आपको मन कर रहा है तो जाके चेक कर लो, ठीक है। लेकिन मेन पहचान यहाँ पे ये देखो, ये 3 पॉइंट है ना। पहली पहचान क्या है एक प्राइवेट कंपनी की, उसका जो शेयर्स होते हैं ट्रांसफर नहीं हो सकते भाई, रिस्ट्रिक्शन है, रोक लगा रखी है कि ऐसे तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी को भी शेयर, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1% कंपनी, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज इन्होंने बोली एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1% कंपनी, कह रहे प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी सारी, सिर्फ 1% कंपनी को छोड़कर जो बाकी प्राइवेट कंपनी है, यही तो मतलब निकला। तो मैंने आपको क्या बोला था, 1% कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो अगर प्राइवेट कंपनी ना होती तो यहाँ पे ऐसा ना लिखा होता एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1% कंपनी, के 1% कंपनी एक प्राइवेट कंपनी, तो इसको छोड़ करके जो बाकी प्राइवेट कंपनी है उनकी जो लिमिट है मैक्सिमम नंबर्स की, मेंबर्स की, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स की, वो 200 है। क्या है बेटा, 200 है, जिसके अंदर हम एक्सक्लूड करते हैं, मतलब 200, इसके अलावा कुछ लोग और हो सकते हैं जो हमारे प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज हैं जो मेंबर बने थे, यानी जिन्होंने हमारा शेयर खरीदा था। समझ में आई बात? तो 200 प्लस प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स, इससे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर नहीं हो सकते पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी में। वेयर शेयर्स आर हेल्ड बाय 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने अगर प्राइवेट कंपनी का कोई शेयर ज्वाइंटली खरीद रखा है तो उन 2 लोगों को एक ही कंसीडर करेंगे कि भाई मैंने और आपने मिलकर के एक प्राइवेट कंपनी का एक शेयर खरीदा, तो हमें एक काउंट करेंगे, ठीक है, ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर, तो हमें क्या सिंगल मेंबर मानेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ये होगा, रिस्ट्रिक्शन है भाई ट्रांसफर ऑफ शेयर पे 200 मेंबर हो सकते हैं। और तीसरी बात बोलते हैं प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी। तो भाई प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती, देखो रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोक लगाना, प्रोहिबिशन का मतलब है साफ साफ मना। किस चीज के लिए मना? इन्विटेशन टू पब्लिक को तुम इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ हमारी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब यानी परचेज कर लो। सिक्योरिटीज मतलब आपके शेयर्स, आपके डिवेंचर्स। तो प्राइवेट कंपनी, कभी भी आप ये नहीं सुनोगे कि भाई प्राइवेट कंपनी के शेयर बिक रहे हैं, अरे शेयर बिकते ही नहीं भाई उनके। समझ में आ रही है बात? तो ये बात प्राइवेट कंपनी के बारे में बताई थी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर डायरेक्टर के बारे में फिर से बताया कि डायरेक्टर 2 हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के और मैक्सिमम 15। तो मैक्सिमम की बात हमेशा ध्यान रखो, 15 ही होते हैं हर कंपनी के। इसमें मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं, ठीक। आई होप यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। पहला पॉइंट सिंपल है। सर ये क्या तरीका था बताने का? वैसे भाई मैं क्या करूं, सेक्शन 2 क्लॉज 71 ने बताया है। तो कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी क्या है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है? प्राइवेट कंपनी क्या है? ये इतना बड़ा मीनिंग था, ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात। पब्लिक कंपनी क्या है? विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कैसी होती है? एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड।
सर इसकी भी बताई गई है रूल्स में? हाँ सर, सेम प्राइवेट कंपनी जितनी होती है? नहीं, अलग अलग होगी, सिंपल सी बात है बेटा। सी पॉइंट मजा आ जाएगा। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज अ प्राइवेट कंपनी। ओ माय गॉड, तो क्या ए पॉइंट झूठ बोल रहा है? पहले कहते हैं कि पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, और सी पॉइंट में बोलते हैं कि पब्लिक कंपनी वो होती है जो एक प्राइवेट कंपनी है। तो भाई आगे तो पढ़ो पहले, पूरी बात तब समझ में आएगी। एक प्राइवेट कंपनी बीइंग अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सर ये ऐसे ना इंग्लिश में रैप तो बिल्कुल ही नहीं सुनते हम, तो थोड़ा डिटेल में बताओ, है ना। तो सुनो बेटा कि एक प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी हो सकती है कब? जब वो एक सब्सिडियरी कंपनी हो, किसकी? उस कंपनी की जो प्राइवेट नहीं है। अब प्राइवेट, नॉट अ प्राइवेट कंपनी को, नॉट अ प्राइवेट कंपनी को मैं पब्लिक कंपनी बोलूं? सही बात है ना। नॉट अ प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या? पब्लिक कंपनी। तो इसको दोबारा से पढ़ो। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज अ प्राइवेट कंपनी बीइंग अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी विच इज अ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी की कोई अगर सब्सिडियरी कंपनी है, अगर पब्लिक कंपनी की प्राइवेट कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी है, तो वो पब्लिक कहलाती है। सर अभी भी डिफिकल्ट है, पता है मुझे बेटा, धीरे धीरे करके हल्का हल्का समझाता जा रहा हूं। मैंने अभी पहले नॉट अ प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा। अब मैं आपको बता दूं सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है। सब्सिडियरी कंपनी के बारे में, एक सब्सटेंशियल शेयर जो होते हैं, शेयर इन अ कंपनी, कि अगर मान लो एक पब्लिक कंपनी है, एक रिलायंस कंपनी की बात कर लेते हैं, पब्लिक कंपनी है वो, और वो एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को खरीद लेती है, खरीद सकते हैं एनी हाउ, खरीद रखे हैं। और प्राइवेट कंपनी मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसके शेयर किसने खरीद रखे हैं? एक हमारी क्या कहते हैं, रिलायंस कंपनी ने खरीद रखे हैं। और इतने सारे शेयर खरीद रखे हैं कि वो उस प्राइवेट कंपनी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सब्सटेंशियल शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। तो उस केस में हमारी रिलायंस कंपनी और वो हमारी जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, तो रिलायंस कंपनी ने इसके शेयर खरीद रखे हैं। तो रिलायंस कंपनी क्या कर रही है बेटा? इसको होल्ड कर रही है। तू मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है तू, है ना, वो वाला, कि भाई ये होल्डिंग कंपनी हो, क्या होगी बेटा? होल्डिंग कंपनी। रिलायंस कंपनी क्या है? होल्ड करने वाली कंपनी, इसको हम क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी। और इस केस में अगर ये होल्डिंग कंपनी, तो ये कौन सी कंपनी? ये है सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी वो होती है जिसको होल्ड किया जाता है। तो ये क्या है? हमारी सब्सिडियरी कंपनी। सब्सी, प्यार से मैं इसको सब्सी बोलता हूं, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आपको ये समझ में, सब्सिडियरी कंपनी कौन होती है? सब्सिडियरी कंपनी वो होती है जिसको होल्ड किया है एक बड़ी कंपनी ने, मतलब पब्लिक कंपनी ने इस केस में। तो अब ध्यान से दोबारा से पढ़ो, अब आपको समझ में आएगा। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज अ प्राइवेट कंपनी, दैट मीन्स के प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडियरी है एक पब्लिक कंपनी की, तो वो भी पब्लिक कंपनी। अब देखो ये क्या है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये प्राइवेट कंपनी, लेकिन जैसे ही रिलायंस ने अपनी कृपा इस पर डाली, और रिलायंस है एक पब्लिक कंपनी, और ये रिलायंस की सब्सिडियरी बन गई, तो अब ये प्राइवेट कंपनी नहीं रही, इसको भी हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। आई होप आपको मैं सी पॉइंट अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ। कोई भी दिक्कत आती है दोबारा से पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, और अभी भाई देखो, वैसे भी आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो तो उसको एक दो बार अच्छे से देखो, ध्यान से सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। एक बार में समझ में आ जाता तो बात ही क्या थी। भगवान ने, ऊपर वाले ने, नेचर ने सबको ऐसा ही बनाया है। कौन था जो पैदा होते ही एक बार में चलना शुरू कर दिया था? गिरा था वो भी, हर इंसान गिर के चलता है। तो ऐसे आपको जरूरी नहीं है एक ही बार में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो बार बार देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब आगे बात करते हैं। अब जैसे मैं आई थिंक पीछे बताना भूल गया था कि एक प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे क्या लिखती है? प्राइवेट लिमिटेड लिखती है। तो चलो अब आगे जो बचा हुआ था वो तो कर दिया, आगे देखो। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए एक पब्लिक कंपनी में, और मैक्सिमम जो है उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी के केस में 3 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए और 15 डायरेक्टर मैक्सिमम होने चाहिए, और ये अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाती है। तो एक बार रिवाइज कर दो डायरेक्टर की बातें। 1% कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर। और मैक्सिमम की बात करें तो सब में 15-15 डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तीनों तरह की कंपनीज आपको समझा दी। अब जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था, लायबिलिटी पढ़ेंगे, रुको जरा, सब्र करो। तो अब वो सब्र खत्म हुआ, अब आप लायबिलिटी पढ़ो अच्छे से। तो अगर हम किसी कंपनी की लायबिलिटी के बारे में बात करें तो नॉर्मली लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है।
तो कैसे होती है लिमिटेड? अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट if any unpaid on shares respectively held by them is termed as a company limited by shares. सर इंग्लिश अच्छी है आपकी, अब हिंदी भी बता दो। देखो, अगर हम बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी की, तो मेमोरेंडम के अंदर मैंने आपको बताया कैपिटल क्लॉज होता है। कैपिटल क्लॉज होता है तो उसके अंदर सारी कैपिटल की दास्तां लिखी होती है, हर एक चीज लिखी होती है, उसके अंदर लिखी होती है ना। तो वहां पर आपको भाई बताया कि मैक्सिमम कितनी क्या कहते हैं शेयर कैपिटल हो सकती है जो हम पब्लिक से ले सकते हैं। हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। तो जिस भी मेंबर ने, चाहे वो प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हो चाहे पब्लिक की बात करो, जिस भी मेंबर ने जितना शेयर खरीद रखा है, मान लो मैंने रिलायंस कंपनी के 10,000 शेयर खरीद रखे हैं और उन्होंने 10,000 रुपये अभी तक मांगे नहीं है, उन्होंने कहा एक काम करो अभी 7,000 दे दो, 3,000 रुपये बाद में। तो अगर मैं बात करूं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के बारे में, तो ये जो कंपनी अगर बंद होगी, कुछ भी होगा, तो वो मुझसे मैक्सिमम कितना ले सकती है? 3,000 रुपये और ले सकती है, जो अनपेड है। क्या लिखा बेटा? जो अनपेड है। और ये बातें कहाँ लिखी होती है? मेमोरेंडम में लिखी ही होती है ये अमाउंट, ठीक है। तो ये इस तरह से मेरे से मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मेरा 7,000 गया हुआ है, वो डूब जाएगा, मुझसे मैक्सिमम 3,000 और ले सकते हैं अगर मैंने 10,000 के शेयर लिए हैं। तो जो मैंने शेयर खरीदे हैं उतनी ही मेरी लायबिलिटी है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। फिर बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के बारे में। ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सर क्या फायदा? अब भाई क्या करें, जो है वो बताते हैं आपको। इट इज अ कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड, thus in the event of winding up of the unlimited liability company, debts of the company shall be met from private property of the member। तो ये बिल्कुल जैसे हम पार्टनरशिप के केस में पढ़ते थे वही है कि भाई अगर भाई डेट जो है वो नहीं चुकाया जा रहा कंपनी से, तो उस केस में जो मेंबर्स हैं यानी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी वसूला जा सकता है। तो ये सिंपल सा केस है। सर ऐसी होती हैं सच में कंपनी? भाई सर्च कर लो, होती हैं, ठीक है, ओके। और कमेंट करके बताना भाई कौन कौन सी कंपनीज हैं जो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है इंडिया के अंदर। फिर बात करते हैं कंपनी लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहाँ पे शेयर्स की बात नहीं है, यहाँ पे गारंटी, जुबान दे दी भाई कि तुम्हें इतनी जुबान देते, इतनी गारंटी देते हैं कि भाई वाइंड अप के केस में, यानी जब कंपनी बंद होगी तो इतना पैसा अपन लोग देंगे। तो इट इज अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट। तो मेमोरेंडम के अंदर तुमने जो गारंटी खेल रखी है, अंडरटेक का मतलब प्रॉमिस, क्या बेटा? प्रॉमिस। सिंपल लैंग्वेज तो इनको लिखनी ही नहीं आती, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। जो प्रॉमिस कर रखी है टू कंट्रीब्यूट कि भाई हम इतना दे देंगे टू द असेट ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ इन द इवेंट ऑफ द बीइंग वाउंड अप, कि जब कंपनी बंद होगी तो जो भी असेट, हम असेट हैं कंपनी के लिए, कहने का मतलब असेट टू द कंपनी का मतलब क्या हो गया? कंट्रीब्यूट टू द असेट ऑफ द कंपनी का मतलब ये हो गया कि भाई असेट बराबर कर देंगे तुम्हारी लायबिलिटी के, यानी पूरा डेट चुका देंगे, ठीक है। तो जितनी भी भाई प्रॉमिस करिए, जितना भी आपने गारंटी दी उतना, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों ही टाइप की लायबिलिटी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी को कैसे बनाया जाता है उस प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले प्रमोशन आएगा, फिर इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी आएगा, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन आएगा, फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रमोशन के बारे में। तो प्रमोशन का मतलब होता है आगे बढ़ाना, है ना, सिंपल सी बात। तो ये पहला स्टेप है, जब पहले कोई इनिशिएटिव लेता है, कोई सोचता है कि भाई मुझे कंपनी के फॉर्म में बिजनेस शुरू करना है, तो भाई वो एक इंसान हो सकता है, एक से ज़्यादा इंसान हो सकते हैं। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज। क्या है बेटा? ये फर्स्ट स्टेज है ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन एग्री टू स्टार्ट बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के रूप में बिजनेस चलाने के लिए एक इंसान या एक ग्रुप ऑफ पर्सन एग्री करते हैं। तो भाई यही वो पहली स्टेज हो जाती है, पहला स्टेप हो जाता है। और इन लोगों को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रमोटर्स बोलते हैं, मम्मी पापा ऑफ द कंपनी, समझे? चलिए, तो ये बहुत सिंपल सा था, लेकिन आगे जो पढ़ेंगे तो ऐसा फैला हुआ आएगा। तो इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझना, मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। कंपनी जो होती है इज इनकॉर्पोरेटेड फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी प्रोसीजर हमें कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग कंपनी को इनकॉर्पोरेट यानी बनाया जा सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, ठीक है। द प्रमोटर आफ्टर गेटिंग द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को हम प्यार से क्या बोलेंगे? ROC, ठीक है, ROC, ठीक। तो कह रहे हैं कि भाई जो प्रमोटर होते हैं वो कंपनी का जो नाम सोच रखा है, कि सोचा था कि यार अपनी कंपनी बनाएंगे ना, ये नाम रखेंगे, ठीक। कंपनी का नाम जो सोचा है, पहले वो ROC के पास जाएंगे, सर ये ROC कौन से खेत की मूली है जो हमें बताएगा? हमें बताएगा नहीं,
हाँ भाई तुम्हें ही बताएगा। आरओसी बेसिकली एक तरह से कह सकते हो गवर्नमेंट का क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव है, जो ये सारे काम को डील करता है। ठीक है, तो ये बताता है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे सारे काम करता है। इसके पास जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो कंपनीज का, सब कुछ ये सारी चीज़ें होती हैं। आरओसी की बहुत पावर्स होती हैं। तो ये बताएगा कि भाई जो आप कंपनी का नाम सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोचा है, गलत सोचा है, क्या पहले कोई ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो आप ये नाम नहीं ले सकते, अगर कोई भी कंपनी इस नाम से नहीं है तो आप ये नाम ले सकते हो। तो ये जैसे ही ये अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है, ये नाम अप्रूव हो जाएगा, तो क्या सबमिट करना है, 4 चीजें सबमिट करनी है भाई। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी AOA, ठीक है, कंसेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर टू act as director and a declaration that the requirement of companies act have been complied with। सर आराम से बताओ। तो बेटा देखो पहले तो ये 2 डॉक्यूमेंट की बात कर ली, कह रहे हैं MOA और AOA बनाओ, AOA, ठीक है। सर ये होते क्या है, देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जन्म कुंडली, एक तरीके से छोटी छोटी सारी बातें लिखी होती, कहाँ पे मतलब कहाँ पे इसके हेड ऑफिस है, ब्रांचेस हैं, कितनी कैपिटल होनी चाहिए, सारे सब कुछ लिखा होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक तरह से कह लो ये रूल बुक है किसी भी कंपनी के लिए, कि भाई किस तरह से काम किया जाना चाहिए, तो वो सारी बातें हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर जब ये 2 डॉक्यूमेंट आप दे दोगे, जन्म कुंडलियां दे दोगे, कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर टू एक्ट एज डायरेक्टर, तो भाई आपको डायरेक्टर तो चाहिए। देखो कंपनी तभी बन सकती है जब उसको मैनेज करने वाला भी कोई हो। सर ओनर कर लेंगे, अरे ओनर तो कर ही नहीं सकते, कंपनी का तो सीन ही ऐसा है कि कंपनी के ओनर मैनेजमेंट में नहीं आ सकते, तो पहले मैनेजर ढूंढ के लाओ अपना, एक मिनिमम एक तो होना चाहिए। तो पहला डायरेक्टर तो ढूंढोगे, कोई तो पहला होगा, ठीक है। तो कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, कि भाई एक ऐसा बंदा ढूंढो जो डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है, पहला डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है, और वो कंसेंट अपनी मंजूरी दे रहा है कि हाँ हाँ मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं, तो उसकी कंसेंट लाओ। तीसरी चीज ये सबमिट करो। चौथी चीज क्या सबमिट करनी है, आपको एक डिक्लेरेशन देनी है, आपको डिक्लेयर करना है कि हम अच्छे बच्चे हैं, हमने कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस को, सारी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया यानी फुलफिल किया है। ये 4 चीजें बता दोगे, और जो आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, देयर आफ्टर इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि आपकी कंपनी बन चुकी है उस बात का सर्टिफिकेट दे देगा। जैसे बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो डॉक्टर्स क्या देते हैं, हॉस्पिटल क्या देता है, बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये कंपनी के केस में ये बर्थ सर्टिफिकेट है कि मुबारक हो आपके घर में कंपनी पैदा हुई है, ठीक है। तो कौन देगा, ये सारी बातें देख परख के सब कुछ बढ़िया है, तो फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है यानी आरओसी, वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और ये पहले देख लेगा भाई ये सेटिस्फाई कर रहे हैं सारी कंपनीज एक्ट की बातों का, ठीक है। और तब हम बोलेंगे कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, मुबारक को कंपनी पैदा हो गई, ठीक है। तो ये था भाई, ये सबसे मेन मतलब सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्या कहते हैं सेकंड स्टेप होता है। अब जो 3rd और 4th स्टेज है वो हम एक साथ पढ़ लेते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन का, एंड 4th पे क्या आता है बेटा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब भाई कमेंसमेंट मतलब बिजनेस की शुरुआत करना, उसके लिए पहले पैसा तो चाहिए, इसलिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं बेसिकली, पब्लिक कंपनी तो पब्लिक से पैसा मांग सकती है। तो अ कंपनी कैन नॉट कमेंस इट्स बिजनेस और एक्सरसाइज बोरोइंग पावर अनलेस, कब तक नहीं कर सकती, जब तक वो डिक्लेरेशन फाइल नहीं करती, किसके पास, आरओसी के पास। कौन फाइल करेगा, बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर डिक्लेरेशन फाइल करेगा, आरओसी को कहेगा टू द इफेक्ट दैट एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर, के भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कैपिटल क्लॉज था उसके हिसाब से जो शेयर था, हर मेंबर ने, हर सब्सक्राइबर ने, यानी हर उस इंसान ने जो शेयर खरीद रहा है उसने पैसे दे दिए हैं, इफ एनी एग्रीड टू द टेकन बाय हिम, ठीक है। तो पहले तो डायरेक्टर क्या करेगा, डिक्लेरेशन देगा आरओसी को कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कैपिटल क्लॉज है उसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं, जितना शेयर की एक प्राइस है वो प्राइस हमें रिसीव हो चुका है, वैल्यू रिसीव हो चुकी है, जितना मिल जाना चाहिए था मिनिमम, ठीक है। पहली चीज तो ये सबमिट होगी, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। द कंपनी हैज फाइल्स विद आरओसी अ वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, भाई तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, तुम्हारे घर का पता, परमानेंट एड्रेस क्या है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस भी बताना पड़ेगा आरओसी को, उसको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से काम बनेगा और फिर बिजनेस शुरू हो सकता है। और कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करना पड़ता है, पब्लिक कंपनी को, पब्लिक को इनविटेशन देना पड़ता है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। इनिशियल मतलब पहली बार जब कर रहे हैं, उसके बाद तो एफपीओ हो जाता है वो, यानी फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। चलिए, तो अब उस पब्लिक ऑफर करने के लिए क्या होता है बेटा, प्रोस्पेक्टस होता है। भाई किसी को शादी में बुलाना है तो उसको शादी का कार्ड तो दोगे ना, इनविटेशन कार्ड। तो ऐसे ही किसी को कंपनी में शेयर खरीदने के लिए बुलाना है, उसको इनवाइट करना है, उसको ऑफर देना है, तो उसको क्या कुछ तो कार्ड वार्ड दोगे। तो इस तरह से इनविटेशन डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस। क्या होता है बेटा, इनविटेशन डॉक्यूमेंट होता है एक तरह का। अब सर
प्राइवेट कंपनी की बात करो ना, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में पब्लिक को हम इनवाइट नहीं कर सकते पहली चीज। तो प्राइवेट प्लेसमेंट नाम की एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू प्राइवेट कंपनी के पास पैसा आता है उसके मेंबर के पास, मेंबर देते हैं जब, है ना। वो हमारे कोर्स में भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना जानना जरूरी है। अब फिर से वापस आते हैं कि जब पब्लिक को हमें इनवाइट करना होता है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी। तो प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ना शुरू कर, प्रोस्पेक्टस होता क्या है। अब पब्लिक कंपनी इश्यूज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। एक पब्लिक कंपनी, देखो ध्यान से सुनना, पब्लिक कंपनी ही कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं, इशू करती है प्रोस्पेक्टस इन विच टर्म एंड कंडीशन, सारी शर्तें लिखी होती हैं, ऑफ द इशू आर स्टेटेड along with the purpose for which the proceeds of the issue of security shall be used। तो सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होंगी कि कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हो तो कैसे 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 खरीद सकते हो, और जो पैसा आप दोगे उस पैसे का क्या 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 होगा, ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है, एवरीथिंग अबाउट इशू। ठीक है, फिर इसको थोड़ा अच्छे से समझाया गया है कि प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट। ये प्रोस्पेक्टस कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसको हम डिस्क्राइब कर सकें या जिसको इशू कर सके प्रोस्पेक्टस कह करके कि भाई ये प्रोस्पेक्टस है, हमने कह दी तो प्रोस्पेक्टस है बस। एंड इंक्लूड अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये एक तरह का प्रोस्पेक्टस होता है, या फिर शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये भी एक तरह का प्रोस्पेक्टस होता है। या फिर कोई नोटिस हो, या फिर कोई सर्कुलर हो, या फिर कोई एडवर्टीजमेंट हो, और अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो इनवाइट करता हो। पॉइंट इज दिस कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसे कैसे, वो डॉक्यूमेंट इनवाइट करता हो, इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। कि भाई तुम्हें किसी भी चीज को प्रोस्पेक्टस बोलना ना, बोलो, लेकिन उसके अंदर एक खासियत होनी चाहिए। क्या खासियत होनी चाहिए? कि वो इनवाइट कर सके लोगों को कि भैया कंपनी ऑफर कर रही है कि आओ हमारे शेयर खरीद लो, हमारी सिक्योरिटीज खरीद लो। समझ में आ रही है बात? तो हर उस चीज को हम प्रोस्पेक्टस बोल सकते हैं। इस तरीके से कंपनी एक्ट में डिफाइन किया जाता है प्रोस्पेक्टस को। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की। सर ये क्या होते हैं? सिंपली अगर मैं बोलूँ, ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते हैं। इनकॉर्पोरेशन मतलब जब भी हम कंपनी को बनाते हैं तो उस बनाने की प्रोसेस में भी खर्चे हो जाते हैं। सर ऐसे ही पहले से ही? हाँ भाई, गवर्नमेंट भी कुछ फीस लेती है। फिर MOA AOA जो हम बनाते हैं वो एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है, तो उस चीज़ की समझ भी एक जो लीगल प्रोफेशनल है उनको होती है, तो वो भी फीस चार्ज करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं। तो वो खर्चे क्या होते हैं? वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, यानी कंपनी को बनाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। सच एज रजिस्ट्रेशन फीस पेड टू द ROC को जो हम रजिस्ट्रेशन फीस दे रहे हैं। लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, पब्लिक इशू करते हैं, प्रोस्पेक्टस भी छपता है भाई। देखो ये इनकॉर्पोरेशन ही तो हो रहा है। इनकॉर्पोरेशन में 4 स्टेज है, जिसमें तीसरे नंबर पे क्या आती है? कैपिटल के सब्सक्रिप्शन। और कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस इशू करोगे तो उसका भी तो खर्चा होगा, तो पब्लिक इशू के एक्सपेंसेस भी होगा इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, दीज एक्सपेंसेस मे बी रिटर्न ऑफ, इनको हम राइट ऑफ कर सकते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, या फिर फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो इनका PL अकाउंट होता है कंपनी के, इसमें उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। ठीक है, उससे आप राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं शेयर कैपिटल की। देखो पता है, थियोरी पढ़ने के लिए संयम बनाना पड़ता है, नॉलेज लेने की क्या कहते हैं, लालसा होनी चाहिए। तो इसलिए मैं भी देखो इतनी देर से बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और वही चीज़, वही इंथुजियाज्म, वही मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी? शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल के बारे में बात करें, सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ये क्या है? ये है, क्लियरली बोलूँ तो भैया ये पिताजी हैं सबके, कि इससे बड़ी कैपिटल हो ही नहीं सकती। जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या करते हैं बेटा, कैपिटल क्लॉज बनाते हैं, तो उसके अंदर एक लिमिट सेट करनी पड़ती है कि एक पब्लिक कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कितना पैसा मांग सकती है, एक लाइफ टाइम में कितना पैसा मांग सकती है मैक्सिमम पब्लिक से। तो वो मैक्सिमम पैसा जो होता है वो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। इसके अलग अलग नाम है, इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल क्या बोलते हैं बेटा? रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं। सब है ना, काम बहुत मतलब वही है, लेकिन नाम एक ही है, नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम कैपिटल। ठीक है, कॉल्ड फ्रॉम, मांगी जा सकती है फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, अब इतनी मांगी जा सकती है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना मांगी लोगे।
ठीक है, मान लो भाई 100 करोड़ ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब इसी में से हम इशू करते हैं, 100 के 100 करोड़ रुपए नहीं मांग लेंगे हम, इसी में से इशू करते हैं। मान लो हमने 1 करोड़, हमें अभी जरूरत थी 1 करोड़ की, तो हमने कहा 1 करोड़ रुपए के शेयर इशू कर देते हैं और शेयर दे देंगे, 1 करोड़ ले लेंगे पब्लिक से, है ना। तो जो हमने इशू किया वो क्या है, इशूड कैपिटल। अब देखो 1 करोड़ के शेयर इशू करे तो जरूरी है 1 करोड़, हो सकता है भाई 1 करोड़ से कम। तो जो लोग सब्सक्राइब करेंगे यानी जो खरीदेंगे वो कितना खरीद सकते हैं भाई, जितना तुम दोगे उतना ही तो वो ले सकते हैं शेयर्स, इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते। कोई जबरदस्ती ले जाएगा आपसे शेयर नहीं ले जा सकता। आपने 1 करोड़ शेयर इशू करे तो मैक्सिमम सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी 1 करोड़ हो सकती है या 1 करोड़ से कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती सब्सक्राइब। अब जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया यानी पैसा दे दिया, तो हमने क्या करा भाई, मान लो ये 1 करोड़, जो 1 करोड़ रुपए है, 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, 10 रुपए का ईच। तो हमने बोला कि भाई सब्सक्राइब करना है तो 10-10 रुपए दे दो, और कितने हो गए भाई, आई थिंक ये बहुत सारे हो गए, ठीक है, ये हो गए 10 लाख शेयर। 10 लाख शेयर अगर 10 रुपए का एक है तो 1 करोड़ बनता है, ठीक। अब 10 लाख शेयर हैं तो सबने शेयर खरीदे और सबसे बोला कि भाई एक काम करो, अभी ना तो मुझे 7 रुपए दे दो, 7 रुपए दे दो। तो ये 7 रुपए मांगे हमने, ये क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल बोलो, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल बोलो। और हमने 3 रुपए नहीं मांगे, इसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। अब जो हमने 7 रुपए मांग लिए हैं, ये 7 रुपए, अब इसमें से तुम जो मांगेंगे हम वही तो देंगे, मैक्सिमम 7 रुपए देंगे या 7 रुपए नहीं देंगे। मान लो लोगों ने 5 रुपए ही दिए और 2 रुपए नहीं दिए, तो ये था कि भाई क्या हमारा कॉल्ड अप, और लोगों ने जो दिए वो लोगों ने क्या करा, पे करा, तो ये होता पेड अप शेयर कैपिटल। अब आप पूछ रहे थे ना सर पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है, तो बेटा मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, तो ये है पेड अप शेयर कैपिटल कि लोग जो पे कर रहे हैं वो मिनिमम इतना होना चाहिए। अब समझ में आया प्राइवेट कंपनी के केस में, पब्लिक कंपनी के केस में, तो वो रूल देख लेना, लेकिन आपको ये समझ में आना जरूरी है पेड अप शेयर कैपिटल होती क्या है। पेड अप शेयर कैपिटल वो होती है जब हम मांगते हैं तो उसमें से हमें कितना मिलता है, तो मिनिमम इतना मिल जाना चाहिए जितना रूल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जो 2 रुपए नहीं मिलेगी क्या है बेटा, अनपेड कैपिटल। समझ में आ रही है बात, तो आई होप आपको एक एक चीज क्लियर कर दी। अभी जो एक चीज और बता दूं, अनकॉल्ड कैपिटल जो है, जो हम नहीं मांग रहे, कंपनी क्यों नहीं मांग रही है, कभी कभी क्या होता है कंपनी को होता है कि जब भाई जरूरत पड़ेगी तब मांगेंगे, वाइंड अप के केस में मांगेंगे, क्योंकि जब हम कंपनी बंद करते हैं ना तो भी खर्चे होते हैं, कंपनी बंद करते हैं, तो ये बेटा क्या हो सकता है, जो वाइंड अप के टाइम पे मांगी जाए, जो वाइंड अप के टाइम पे कंपनी को बंद करने के टाइम पे अनकॉल्ड कैपिटल मांगी जाए, वो क्या होती है बेटा, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व क्या होती है बेटा, रिजर्व कैपिटल होती है, यानी वो कैपिटल जिसको रिजर्व यानी संभाल के है ना, बचा के रखा हुआ है। तो आई होप आपको पूरा का शेयर कैपिटल का थोड़ा हिस्सा मैंने समझा दिया, ऐसे 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 होता है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ शेयर पे, ठीक है, और बस आपका चैप्टर खत्म हो गया, सिंपल, ठीक है। अगर भाई आप दिल से पढ़ रहे हो ना आपको पता भी नहीं चला होगा ये पूरा का पूरा सेशन खत्म कैसे हो गया। तो काइंड्स ऑफ शेयर के बारे में बात करते हैं, तो 2 तरह के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। पहले बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो जिनको क्या बोलते हैं, जिनको प्रेफरेंस राइट मिलते हैं, प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं। सर क्या, कौन से राइट भाई, इनको छोड़ो, इंग्लिश छोड़ दो, इनको वो मिलता है भाई कि 2 हक मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं कि अगर कभी भी प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, और कभी भी कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले तुम्हारा पैसा लौटाया जाएगा, यानी कैपिटल। अब आप कहोगे यार ये तो बढ़िया है, ये तो कभी नुकसान में ही नहीं रहेंगे, इक्विटी शेयर तो पागल हैं जो ले रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनके पास ये 2 राइट होते हैं। तो इक्विटी शेयर सर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर वो होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं होते, यानी उनके पास ये दोनों राइट नहीं होते। अल्टीमेटली इनके ऊपर ज़्यादा रिस्क होता है, ये अल्टीमेट रिस्क बियरर हैं, ये क्या है बेटा, अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी, यानी मेन ओनर तो यही है, मेन रिस्क तो यही ले रहे हैं, ये असली मालिक हैं, ठीक है। तो चलो करेंगे इसके बारे में बात। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कुछ कैटेगरी हैं, 4 पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रेफरेंस शेयर के और टाइप बना सकते हैं। एक है डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड के हिसाब से अगर देखें तो भाई डिविडेंड के हिसाब से क्या होता है भाई, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर
और एक होता है नॉन कम्युलेटिव। देखो 4 कैटेगरी, हम हर चीज में से दो कैटेगरी निकलेंगे तो कुल मिला के 8 तरह के प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो कम्युलेटिव वर्ड जो होता है, कम्युलेटिव का मतलब होता है जो इकट्ठा होता रहे। अब जैसे मान लो कंपनी को इस साल लॉस हुआ और हमने प्रेफरेंस शेयर को बोल रखा है तुम्हें तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, इस साल नहीं मिला तो अगली साल क्या होगा, अगली साल जब प्रॉफिट होगा और ये प्रेफरेंस शेयर एक कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उसको पिछले साल का भी याद है, वो पिछले साल का भी और इस साल का भी दोनों साल का प्रॉफिट जोड़ करके लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वो जो हम प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं वो अगर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो अगर पिछले साल प्रॉफिट नहीं हुआ और लॉस हुआ तो अगले बेटा आप भूल जाओ, अब अगले साल प्रॉफिट होगा तो उस साल का मिलेगा, पिछले साल का तो भूल जाओ। तो नॉन कम्युलेटिव मतलब उसका जो प्रॉफिट है, अगर एरियर ऑफ प्रॉफिट है यानी वो प्रॉफिट जो नहीं मिला वो अब कम्युलेट नहीं हो सकता, इकट्ठा नहीं हो सकता, जोड़ करके नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। अब सरप्लस प्रॉफिट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सरप्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि पहले प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट दिया, जब जितना भी प्रॉफिट कमाया कंपनी ने पहले प्रेफरेंस शेयर को बांटा, फिर उसके बाद जो बचा उसमें से जो रिटेन करना है रिटेन किया, इक्विटी को देना इक्विटी शेयर को दिया, उसके बाद भी अगर जो प्रॉफिट बचता है उसको हम सरप्लस प्रॉफिट बोलते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं। कैसे बेटा? पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं, पार्टिसिपेटिव होते हैं। दूसरा टाइप इसी में निकलता है नॉन पार्टिसिपेटिव का, नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। कहने का मतलब क्या हुआ, एक मिनट, हाँ जी। तो पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या हुआ, जो सरप्लस प्रॉफिट निकल के आया, सरप्लस प्रॉफिट निकल के आया तो उसके अंदर तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम ऐसे प्रेफरेंस शेयर हो। लेकिन अगर तुम नॉन पार्टिसिपेटिव हो तो सरप्लस प्रॉफिट में तुम पार्टिसिपेट मतलब हिस्सेदारी और नहीं ले सकते, यानी इनका डबल मजा है, प्रॉफिट मिलने के बाद दोबारा बचेगा तो और प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। फिर आता है रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्ट हो सके। तो 2 पॉइंट यहां से भी निकलते हैं, एक होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर यानी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब भी कोई प्रेफरेंस शेयर इशू होता है तो उसके अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये कन्वर्टेबल है, दैट मीन्स के 2 साल बाद 5 साल बाद जो भी एग्रीमेंट में लिखा है उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा। सर किस में कन्वर्ट होगा? इक्विटी में। सर क्यों, पागल है? मजे तो आ रहे हैं उसके? नहीं, मजे नहीं आ रहे। अल्टीमेट, अब जैसे मान लो इनको 10,000 रुपये का प्रॉफिट मिलना है, फिक्स है इनका, तो अगर भाई 15,000 प्रॉफिट हुआ तो 10,000 इनको मिल गया, खुश, और बाकी 5,000 गरीबों में बट गया। लेकिन अगर मान लो 15,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ तब भी इनको 10,000 ही मिलेगा। असली मजे किसके हैं? जो ज्यादा रिस्क ले रहा है भाई, कंपनी में दिलो जान से लगा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए कन्वर्ट होना चाहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर में। और मैं आपको बता दूं, जब जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, एनुअल जर्नल मीटिंग जो मैं आपको बता रहा था मैनेजमेंट के साथ, तो इनकी सुनी जाती है। प्रेफरेंस शेयर से कोई नहीं पूछता, तुम तो भाई पैसों के लिए आए थे, तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं, तुम्हें पैसा मिलना चाहिए ना, तो अल्टीमेटली रिस्क पे तो ये है, तो इनकी बात सुनी जाएगी। तो कन्वर्टेबल, तो कुछ प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो कन्वर्ट होकर इक्विटी में बदल जाते हैं, और जो कन्वर्ट होकर इक्विटी में नहीं बदल सकते उनको क्या बोलते हैं? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो 6 हो गए। अब बात करते हैं रिडेम्पशन के पॉइंट से। अब रिडेम्पशन सर क्या होता है? तो बेटा रिडेम्पशन का मतलब होता है, रिडीम वर्ड से बना है रिडेम्पशन। रिडीम का मतलब क्या हुआ? इशू करने का उल्टा। इशू करने का मतलब क्या होता है कि पब्लिक से पैसे लो, उनको शेयर दो। रिडेम्पशन इसका उल्टा हो गया कि पब्लिक से अपना शेयर वापस लो और उनको उनके पैसे वापस कर दो, पे बैक, यानी अब वापस घर वापसी का टाइम है, ठीक है। तो रिडेम्पशन की बात करते हैं तो 2 तरह से निकलते हैं भाई, रिडीमेबल यानी जो रिडीम हो सके, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक होता है इररिडीमेबल। क्या बेटा? इररिडीमेबल प्रेफरेंस, प्रॉफिट लिख रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर, यानी जो रिडीम हो सकते हैं, यानी कुछ साल बाद इनको इनका पैसा मिल जाएगा और शेयर कैंसिल, और जो रिडीम नहीं हो सकते। सर ऐसा भी कोई शेयर है पैसा ले लिया उसके बाद पैसा नहीं मिलने वाला, अब तुम मालिक हो, मालिक ही रहोगे?
चाहे कंपनी घाटे में जा रही है, कुछ भी हो रहा है, तुम छोड़ ही नहीं सकते, अब ये क्या मजबूरी है। तो बेटा ये शेयर नहीं होते, इररिडीमेबल तरह के शेयर नहीं होते। ये टाइप ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर जरूर है, लेकिन कंपनीज एक्ट ने इसको अब अबॉलिश कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को भाई पूरे के पूरे टाइप्स ऑफ शेयर समझ में आ गए। इक्विटी का कोई टाइप नहीं होता, इक्विटी इक्विटी ही रहता है। ठीक, और इस तरह से हमने पूरा का पूरा सेशन समझ लिया, पूरी थियोरी पढ़ी है। आप लोगों को मजा आया होगा तो भाई लाइक जरूर करें इस वीडियो के नीचे और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टीचर का दिल चाहता है वो ये है कि आपका एक ऑनेस्ट फीडबैक जरूर मिले, आपको क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया नहीं आया, वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो भी भाई क्रिटिसिज्म भी, भाई एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो होता है ना वो भी देख लूंगा मैं, कि कोई एकदम भाई प्रोडक्टिव बात बोले सर अगर आप ये कर लेते ना तो और बढ़िया हो जाता, तो वो भी करेंगे भाई। ठीक है, तो आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग जो आप भाई आपके जो बेटरमेंट में काम आए। और जो बच्चे भाई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वो जाकर के गूगल पे सर्च करिए भाई अड्डा 24/7 और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि अभी जो बैचेस आ रहे हैं ना वो बहुत ही लाजवाब आ रहे हैं। ठीक है भाई साहब, आ जाओ जल्दी से। हाँ, तो आप क्या करोगे भाई, गूगल पे जाकर के अड्डा 24/7 सर्च करना। आप जैसे सर्च करोगे सबसे पहली वेबसाइट आपको यही दिखेगी, अड्डा 24/7 की। ऑल कोर्सेज पे भाई क्लिक कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपके राइट पे, ये नहीं, राइट पे आएगा अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, इस पर क्लिक कर लेना। CUET पे क्लिक करना, और CUET पे जैसे ही क्लिक करोगे तो भाई साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सबके भाई कोर्सेज आपके पास आ रहे हैं। तो जब आप ये सेशन देख रहे होंगे तो मे बी ये बैचेस दूसरे नए बैचेस आ चुके होंगे, तो उनको आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है कि आपको एक कोड मिलेगा जिससे आप जब भी परचेस करोगे कोई कोर्स तो आपके जो डिस्काउंट है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, वैसे तो सबसे बेस्ट क्या है भाई, महापैक ले लो। महापैक में क्या है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको महापैक दिख रहा है, और अगर आपको महापैक नहीं दिख रहा है तो सारे कोर्सेज जैसे आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन है, तो जितने भी कोर्सेज हो सभी दिख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 महापैक, और महापैक का फायदा मैं आपको बता देता हूँ। महापैक का फायदा ये है कि पास्ट में जितने भी बैचेस गए उनको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आप तक पहुंचाया जाएगा, आपको जो करंट बैच चल रहा है वो मिलेगा, और फ्यूचर में जितने भी बैचेस आपको मिल जाएंगे CUET के लिए, जो भी फ्यूचर में बैचेस आ रहे हैं वो आपको मिलेंगे, जिसमें आपकी बिल्कुल जोर जबरदस्त तरीके से तैयारी होगी भाई। जहाँ पे हम MCQs करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, जहाँ पे हम मॉक टेस्ट करेंगे, CUET का ऑफिशियल मॉक टेस्ट जो आता है NTA की तरफ से, सारी चीज़ें करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो 2024 में आने वाला और हमसे होके ना गुजरे। बिल्कुल सिमिलैरिटी के क्वेश्चन हमने अभी तक कराए भी हैं, 2022 में, 2023 में जो भी हमने पढ़ाया बच्चों को दिखाई दिया। और भाई टॉप कॉलेजेस में ऐसा कोई टॉप कॉलेज नहीं जहाँ पे CUET अड्डा 24/7 का स्टूडेंट ना बैठा हो। ठीक है, तो ये प्राउड है हमें हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जो इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए महापैक में, और महापैक के बेनिफिट्स मैंने आपको बताई दिए, सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। 2 तरह के महापैक है, विद बुक्स लेते तो आपके घर पर प्रिंटेड बुक्स पहुंचने वाली हैं, CUET की 2024 की जो बुक्स आ रही हैं। ठीक है, और अगर आप विदाउट बुक लेना चाहते हो तो आपको इसमें ई बुक जरूर मिल जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। देखो अगर हम ध्यान से देखें कोई भी बैच आएगा और लगभग इतने ही प्राइस का होगा। ठीक है, और अगर हम इसको कंपेयर करें महापैक से, तो महापैक में 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ही हैं, जो कि आपको भाई आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करा रहे हैं आपके बैचेस के अंदर। और ये जो है भाई आपके क्या कहते हैं आगे के जितने CUET से रिलेटेड बैचेस है वो भी आ रहे हैं। तो अगर आप भाई ये लेते हैं, ठीक है, महापैक लेते हैं, तो आपको मान लो अभी फिलहाल करंट में हमारा श्रेष्ठ बैच चल रहा है तो ये इतने प्राइस का मिल जाएगा। प्रीवियस बैच जो गया वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा, और ऐसे कितने बैचेस आने वाले जो इतने ही प्राइस के। तो अगर आप सारे बैचेस के प्राइजेस जो इस साल भर आने वाले हैं बैचेस, उनके प्राइस जोड़ लोगे तो भैया वो तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और ये जो आपको प्राइस दिख रहा है ये भाई आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसमें 8-9 टीचर आपको मिल करके पढ़ा रहे हैं। अगर भाई पूरे साल भर की भी एक टीचर की फीस देखो तो आप एक टीचर को मुश्किल से 100 रुपये दे रहे होगे। और टॉप जो ट्रस्टेड टीचर्स हैं पूरे इंडिया में जो आपको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को इतना अफोर्डेबल कराया कि आप क्या कहते हैं इस पैकेज को ले सकते हो। 8-9 टीचर आपको इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, कोड मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कोड बता दो भाई, तो हम कोड पे क्लिक करेंगे तो लिखेंगे Y550। भाई कोड मत भूलना, मैक्सिमम डिस्काउंट ये कोड आपको दिलाएगा। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये जो प्राइस है ये और कम हो जाएगा, और आपका लगभग 2,500 रुपये से ज़्यादा का आपको डिस्काउंट मिल रहा है इस टाइम इस कोड पे। ठीक है, जब आप चेक करें तो शायद और ज़्यादा मिल रहा हो। तो इसी तरह से भाई आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके या फिर गूगल पे सर्च करके हमारे साथ आ जाना। आई होप आप लोगों को भाई ये सेशन अच्छा लगा होगा, आगे भी सेशन आते रहेंगे। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।